स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें सबसे पहला उपयोग हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने से पहले कुछ पुरानी बातों पर हम पुनः डिस्कस कर लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था आवेश के घनत्व 3 प्रकार के, जिसमें से एक प्रकार के घनत्व का यहाँ उपयोग है। कौन सा उपयोग है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? यदि Q आवेश है और एक तार है, जैसे ये तार सपोज कर लें, यदि इसकी पूरी लंबाई L है, तो उस स्थिति में यदि L लंबाई पर एक समान रूप से आवेश Q वितरित है, तो इस स्थिति में तार पर जो आवेश का रेखीय घनत्व होगा लैम्डा, ये कूलम्ब में है और ये मीटर में, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L, यानी आवेश बटी लंबाई होता है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा, मात्रा क्या आएगा इसका? कूलम्ब प्रति मीटर। ये हो गया आवेश का रेखीय घनत्व। आइए चलते हैं ज्ञात करने अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज कर लेते हैं एक अनंत लंबाई का सीधा तार जिस पर आवेश का रेखीय घनत्व, तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर। तार के निकट एक पॉइंट है यहाँ P, जिस पर हमें क्या करना है? तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी दूरी पर है ये? R। अब इसके लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहला काम कि P से जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। गॉसियन पृष्ठ होता कैसा है? बंद। तो यहाँ एक हम P से जाता हुआ गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और यहाँ चूंकि 4 के तारों उससे पॉइंट P से होकर जाए और 4 के चारों तरफ मिले, सममित रहे, समाक्ष हो, तार उसके अक्ष पर हो, यानी उस गॉसियन पृष्ठ ऐसा सपोज करें कि वो उससे सममित सिमेट्री बनी रहे पृष्ठ की। क्यों? क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की विशेषता होती है कि सममित होना चाहिए, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होना चाहिए और पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जिससे उस बिंदु को हम डिसाइड कर सकें। और ज़्यादातर ये प्रयास करते हैं जिस बिंदु पर पृष्ठ हो, ज़्यादातर क्या, हमेशा जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो वह बिंदु कहाँ हो? पृष्ठ पर स्थित हो, गॉसियन पृष्ठ पर स्थित हो। तो यहाँ हम P से जाता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कर लेते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कहाँ से ऊपर जाए? P से ऊपर। लंबाई कितनी है इसकी गॉसियन पृष्ठ की? L, यानी P से जाता हुआ एक L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने सपोज कर लिया। गॉसियन पृष्ठ की विशेषता समझ ही गए हैं। किसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तीव्रता का परिमाण एक समान होगा। अब P पर ज्ञात करने के लिए यहाँ पॉइंट आपका P था, तो P पर एक हम क्षेत्रफल अवयव सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें? क्षेत्रफल अवयव। क्षेत्रफल अवयव कितना है? D। अब एक बात पर और हम विचार कर लें यहाँ, तो यहाँ हमारे पास अब 2 तरह के पृष्ठ हो गए। बेलन है तो बेलन में 2 तरह के पृष्ठ पाए जाते हैं, एक वक्र पृष्ठ और दूसरा समतल पृष्ठ। जो ये ऊपरी पार्ट होगा और ये निचला पार्ट समतल पृष्ठ होगा, और जो इस चारों तरफ है आपका एक और पृष्ठ मिल रहा है, ये कैसा होगा? आपका बेलनाकार होगा। तो सबसे पहले बेलनाकार पृष्ठ पर देख लेते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना है, और फिर समतल पृष्ठ पर देखेंगे और फ्लक्स की सहायता से हम क्या करेंगे? गॉस के नियम का भी प्रयोग करेंगे और यहाँ से भी फ्लक्स ज्ञात करेंगे। दोनों फ्लक्स इक्वल कर देंगे और हमें आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। जब भी एप्लीकेशन यूज करते हैं हम गॉस के नियम का, तो यही काम करते हैं कि एक साधारण तरीके से हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं, दूसरा गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स का फार्मूले से गॉस के नियम का फार्मूला जो है उससे हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं और आसानी से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स पर विचार करें।
तो यहाँ हमने क्या किया, एक क्षेत्रफल आवेश खोज कर लिया डी ए, इस पॉइंट पर पी पर, पॉइंट पी था, यहाँ हमने एक क्षेत्रफल आवेश खोज कर लिया। क्षेत्रफल आवेश क्या है, डी ए। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो आवेश यहाँ और बिंदु यहाँ है। आवेश जो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आवेश से बिंदु की ओर होती है, तो निश्चित ही होती है। अब बेलन है, बेलनाकार पृष्ठ है, और बेलनाकार पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर चाहिए आपको, यहाँ बेलनाकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। और बेलन के वक्त पृष्ठ पर एक लंब रेखा खींचनी है आपको, तो करना क्या है, ये केंद्र यहाँ से मिलाते एक रेखा खींचते, यानी जो त्रिज्या होती है बेलन की वही बेलन के पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ पर लंब होती है। वक्र पृष्ठ पर लंब त्रिज्या होगी तो उसे क्षेत्रफल वेक्टर भी मिल जाएगा, यानी जिधर ई उधर ही डी ए, यानी वक्र पृष्ठ पर दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो अब आइए ज्ञान कर लेते हैं क्षेत्रफल आवेश। डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव है इसलिए छोटा वैद्युत फ्लक्स होगा, हम कह सकते हैं डी फाई ई, ये बराबर किसके हो गया, ई डॉट डी ए। ई और डी ए के बीच कोण कितना है, 0 है, इसलिए हो जाएगा ई डी ए कास 0, क्योंकि ई डॉट डी ए यानी ए डॉट बी वाला फार्मूला लगाएं तो ये मिलेगा ए बी कास थीटा। तो ई के स्थान पर ई, इसका परिमाण डी के स्थान पर डी ए कास, और बीच का कोण कितना है, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में हैं इसलिए बीच का कोण हो गया 0। कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ए बराबर हो गया ई डी 1। अब अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दें, सपोज कर ले पाई ई हो गया, हो जाएगा क्लोज, इंटीग्रल नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ वक्र पृष्ठ पर भी हम विचार कर रहे हैं, और वक्र पृष्ठ पर तो सिर्फ आप लिखेंगे ए ई डी, जो कांस्टेंट हो बार हो गया ए डी। अब देखें तो जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है आर, लंबाई कितनी है एल, जो पृष्ठ लेंगे कौन सा लेंगे, सिर्फ आप वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी जो आपका डी ए है ए, ये बराबर आएगा बेलन के वक्र पृष्ठ के, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल, या 2 पाई आर एल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ इंटीग्रेट करने पर ये वैल्यू मिलेगी आपको डी, यानी जितना भी पृष्ठ है टोटल वो मिल जाएगा आपका वक्र पृष्ठ, टोटल वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल आएगा। तो ये मान यहाँ रख सकते हैं, यानी फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है समीकरण नंबर। अब बेलन के समतल पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। वैद्युत फ्लक्स 0 क्यों 0 होगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ हम एक और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो वही होगी ना, क्षेत्रफल वेक्टर की बात करें तो पृष्ठ ऐसे है और इस पर लंब कैसे होगा ऊपर की, तो यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन। अब देखिए तो ई और डी ए के बीच कितने अंश का कोण मिल रहा है, 90, ठीक। तो उस स्थिति में 0 होगा, क्योंकि क्यों 0 होगा, ई व डी ए समतल पृष्ठ पर, ई व डी ए जो होगी समतल पृष्ठ पर कैसे होंगी, लंबवत।
लंबवत है। अतः ई डॉट डी ए जब ज्ञात करेंगे आप तो ये हो जाएगा ई टी ए काश के 90, और जो काश 90 का मान कितना होता है 0, इसलिए सब क्या हो जाएगा 0। यानी जो भी पृष्ठ आपका समतल पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। टोटल वैद्युत फ्लक्स एरिया आ जाएगा आपका इस पूरे बंद पृष्ठ से। फाई की बराबर ई इक्वल ई 2 पाई आर है। अब आइए गॉस नियम लगा लेते हैं। कौन सा नियम? गॉस का नियम। गॉस के नियम से पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण फ्लक्स। गॉस के नियम से क्या है? फाई की बराबर पढ़ा था आपने क्यू अपान एप्सिलॉन डी, जहां क्यू क्या है? घिरा आवेश। तो अब यहां घिरा आवेश देख लें। टोटल लंबाई कितनी घिरी हुई है तार की? एल, क्योंकि बेलन की लंबाई कितनी एल है इसलिए तार की लंबाई कितनी होगी? एल। ठीक। एकांक लंबाई पर आवेश कितना है? जो आवेश का रेखीय घनत्व उसके बराबर होगा। तो आवेश का रेखीय घनत्व कितना है? लैम्डा। लैम्डा से गुणा करते हैं तो ये लंबाई पर आवेश होगा। यानी इस गॉसियन से जो गिरा टोटल आवेश है वो लैम्डा एल। ठीक है, पहले इसको आप ऐसे लिख लीजिए क्यू अपान एल। तो लंबाई कितनी है? एल। एकांक लंबाई पर आवेश कितना है? लैम्डा। तो टोटल इस गॉसियन पृष्ठ से गिरा आवेश कितना हो जाएगा? दोनों का गुणा एल लैम्डा और अपान एप्सिलॉन। हो गया समीकरण नंबर। अब क्या करेंगे? फाई भी यहाँ से भी ज्ञात है, पीछे वाले नियम से फाई भी यहाँ ज्ञात है। एक तथा दो को हम बराबर कर सकते हैं, एक तथा दो से ई 2 पाई आर एल ए बराबर हो जाएगा एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन यू। एल से एल कैंसिल हो गया। ई बराबर आ गया आपका लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन यू, इधर 2 पाई एप्सिलॉन यू आर मिल गया। इसके बराबर मिल गया 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। और सरल कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बजाय 4 बना दें 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ लैम्डा लिख सकते हैं और यहाँ आर, क्योंकि 2 बजाय 4 बनाएंगे इसलिए 2 लैम्डा बाई आर। ये फार्मूला मिल जाएगा आपको। यदि इसी को आप सदिश रूप में लिखना चाहते हैं वेक्टर रूप में तो ऐसे लिख सकते हैं आप E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई वेक्टर आर लिखेंगे। वेक्टर चिन्ह जो यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आर का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इसको आप जो है सदिश रूप में भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से किसी सीधे धारावाही तार के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दें करना क्या होता है, हमेशा जिस पृष्ठ के कारण उसके लिए आप एक गॉसियन पृष्ठ सपोज करते हैं। गॉसियन पृष्ठ कहाँ से होकर जाए? जिस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात, जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण नियत होना चाहिए, दिशा भी नियत होनी चाहिए। दूसरा, परिमाण और दिशा नियत होनी चाहिए। गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। फिर करेंगे क्या? एक साधारण तरीके से आप जो सिंपल डेफिनेशन है वैद्युत फ्लक्स की, उसकी सहायता से आप उस संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ आपने सपोज किया उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। फिर दोबारा क्या करते हैं कि गॉस के नियम से उसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। फिर दोनों वैद्युत फ्लक्स
को हम क्या करते हैं, क्योंकि एक ही पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स होता है, इसलिए दोनों पृष्ठों के वैद्युत फ्लक्स को हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेते हैं, और इक्वल करने पर आसानी से ई का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से इन्हीं नियमों का प्रयोग प्रत्येक एप्लीकेशन में हम करेंगे। गॉस नियम के जितने भी एप्लीकेशन है, और इनमें क्या क्या ज्ञात करना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब देखिए तो रैखिक घनत्व के लिए जो ई प्रोपोर्शनल मिल रहा है, यहाँ रैखिक घनत्व की बात की जाए तो रैखिक घनत्व के लिए जो ई प्रोपोर्शनल मिल रहा है इस फार्मूले से, वो मिल रहा है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक, यानी रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश, जो रेखिक आवेश है उससे बिंदु की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसकी दिशा जो होती है रेखीय आवेश के लंबवत होती है, किधर, बाहर की ओर। उस स्थिति में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें इनके बीच, कि ग्राफ की इससे किसके बीच, ई व आर के बीच, तो जब दूरी कम होती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, जो दूरी घटती जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है। ग्राफ आपके इस तरह से, इसके कारण रेखीय आवेश के कारण, अब अगले दिन हम लोग अगला एप्लीकेशन पढ़ेंगे।